हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 16 अक्टूबर। देखेंगे हम करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इंडेक्स की। ठीक है, 2024 का ये रिपोर्ट आया। देखो इसमें बेसिक बेसिक आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन बातों का ध्यान रखना है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इंडेक्स निकालता कौन है ना। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि देखो इसमें एज ए जनरल पब्लिक आपको क्या जानने की जरूरत है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जानने की जरूरत है, मैं इस पे दोनों पे चर्चा करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकलती क्यों है, आपको ये जानने की जरूरत है, और होता क्या है ये जानने की जरूरत होती है ना। तो देखो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो निकालता है, ये निकालता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड, ये बेसिकली निकालता है ये रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली और इन्होंने रिपोर्ट में अपने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 50 साल में, है ना, 50 साल में जो हमारी वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो 73% डिक्लाइन कर गई। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ में, मतलब वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है कि जंगलों में, ऐसा नहीं है कि जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनकी पॉपुलेशन की बात करें, नहीं, ये ओवरऑल सबकी बात करते हैं। ठीक है, नेचर की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, सबको एक समग्र रूप से मिला के उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मान लो पहले अगर 1950 की, उन्होंने 1970 की बात कही, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर 1970 में मान लो 100 पेड़ थे, तो उसमें से आज 73 कट गए हैं, 23 बचे हैं, है ना। 50 सालों में हमने क्या किया, 73 पेड़ काट दिए हैं और 23 बचे हैं, ये बेसिकली इनका कहना है। मतलब 73% डिक्लाइन का मतलब ये कि 100 थे पहले, अभी कितने बचे, 23। इनका ये कंसर्न है। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है नहीं, है ना। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे पॉल्यूशन का इशू देखते हो, है ना। आज आजकल लोगों को, जैसे इंडिया में बात करें तो इंडिया में कैंसर एक आम, आप आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसके अलावा डायबिटीज बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, ये सारी डिजीज बढ़ रहे हैं, क्यों, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार पॉल्यूशन भी है। जैसे आप दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी हो जाती है। आप नवंबर के टाइम में कभी जाइए, दिवाली पे टाइम पे, आप अगर दिल्ली नवंबर के टाइम पे चले गए तो आपको सांस लेना मतलब मुश्किल होगा। वहाँ पे लोग मास्क लगा के रहते हैं कि सांस अच्छे से, शायद मतलब जो एटमॉस्फेयर है उससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखें रेडिश हो जाती हैं, लोग आई ड्रॉप यूज करते हैं, है ना। गवर्नमेंट बहुत सारे नोटिफिकेशंस देती रहती है कि आप प्लीज बाहर ना निकलें, जरूरत हो तो स्कूल्स की छुट्टी कर दी जाती है अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बड़े बुजुर्गों को मना किया जाता है कि घर से बाहर ना निकले, क्यों, क्योंकि उससे अगर आप इनहेल करेंगे तो आपको लंग्स कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली इफेक्ट होता है। तो नेचर अपने आप में दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप को खुद को रिवाइव करता रहता है ना। तो इसलिए आप पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क्स बनाती है। क्या बनाती है गवर्नमेंट दोस्तों, नेशनल पार्क्स बनाती है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं हम लोग, है ना, वाइल्ड लाइफ बनाते हैं। क्यों, ये इसका पर्पस क्या होता है, क्या हम अपने जानवरों को संरक्षित करते हैं, नहीं, हम ओवरऑल अपने प्लेनेट को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप अपने देश को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो नेशनल पार्क अगर मैंने किसी को घोषित कर दिया या वाइल्ड लाइफ घोषित कर दिया, तो आप वहाँ पे लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जानवरों के लिए छोड़ रखा है, बाघ है तो या हिरन है, जो भी उनकी वाइल्ड लाइफ, उनके हैबिटेट के लिए भी तो जंगल जरूरी है ना। क्योंकि वो आदमियों के बीच में नहीं रह सकते, शेर आदमियों के बीच में नहीं रह सकता, है ना, उसको जंगल की जरूरत पड़ेगी। और जंगल क्या करते हैं, आपको पता है कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है ज्यादातर हमें कौन देते हैं, प्लैनेट से देते हैं, है ना। दिन में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक करते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो इसलिए आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, या एज ए जनरल पब्लिक आपको पता होना चाहिए कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर निकालता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ही बोलते हैं जनरली हम लोग। ठीक, और इसमें क्या हुआ है, अभी तक 73% डिक्लाइन हो गया है। तो ये थोड़ा सा बेसिक याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बड़ा कॉमन सी बात मैं आपको बोलता हूँ, है ना। आ, आपने दमन दीव का नाम सुना होगा, दादर नगर हवेली का सुना होगा, गोवा तो मान लो कि स्टेट है इसलिए गोवा का भी तो आराम सुना होगा, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, ये सब नाम सुना होगा, है ना। अब मतलब जनरली हम लोग हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, देखो दमन, ये है आपका दीव और दमन, है ना। दमन दीव यहीं पे है, ठीक है, दमन है और यहाँ पे दीव है। ठीक है, फिर ये है दादर नगर हवेली,
है ना। आपने ये कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि ये दोनों अलग अलग यूटी थे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग यूटी थे। गवर्नमेंट ने अभी इसको रिसेंटली मर्ज करके एक कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा गोवा का नाम सुना होगा, और पौंडीचेरी में आपने सुना होगा। पौंडीचेरी में दोस्तों कई प्लेसेस आ जाता है, कराईकल आ जाते हैं, माहे आ जाता है कि यहाँ पे आपका यमन आ जाता है करके लिखा रहता है ना। विशाखापट्टनम के आसपास है, इन सबको मिला के हम पुदुचेरी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टेरिटरी आप सोच के देखो, देखो पुदुचेरी यहाँ पे है ना। अब ये माहे को भी रेगुलेट करता है, इतनी दूर से ये इसको रेगुलेट करना क्या मतलब है इसका, है ना। तो देखो ये है क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। आपको पता होगा कि 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोपियंस आना इंडिया में चालू हुए है ना। तो इसमें आपके सबसे पहले जो है पुर्तगीज आए, ठीक है। फिर डेनिस आए, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश आए, है ना। फिर हॉलैंड के लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांस के लोग आए। तो बेसिकली आप पाओगे क्या, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, ये पहले ही भाग गए। यहाँ पे डच डच और डेनिश पहले, डच और हॉलैंड के लोग पहले ही भाग गए। बस बचे थे पुर्तगाली, इंग्लिश और फ्रेंच। इन तीनों ने बेसिकली इंडिया पे राज किया। और कायदे से कहो तो ज़्यादातर टाइम पे इंग्लैंड ने किया, उसके बाद पुर्तगाल ने किया, उसके बाद फ्रांस ने किया। ये दोनों तो मतलब बीच में आए चले गए, ठीक है। तो देखो पुर्तगीज जो थे या पुर्तगाली जो थे, उन्होंने बेसिकली जो कब्जा कर रखा था लास्ट तक, मतलब 1961 तक बेसिकली आप देखोगे आज़ादी के 10-12 साल तक भी हम लोग लड़ते रहे इनसे कि हमारी टेरिटरी छोड़ के जाओ, है ना। तो इसमें इनका जो बेसिकली रहने का जो प्लेस है ना। पुदुचेरी की बात करें, फ्रेंच की बात कर रहा हूँ मैं, माहे, कराईकल और यमन, जो मैंने आपको विशाखापत्तनम यहाँ पे बताया। अब हुआ क्या कि जब ये लोग छोड़ के जाने लगे तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे हम रहे इतने दिन तक, यहाँ के लोग फ्रेंच भी सीख गए हैं, फ्रेंच भी बोलना जान जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनका रहन सहन थोड़ा अलग तरीके से है, तो प्लीज़ आप इसको इंडिया में टोटली मर्ज मत करो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एज यूटी बना के हमारे कल्चर को यहाँ पे संरक्षित कर दो, ठीक है। अब आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। ठीक है, तो उनको लगा यार ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, भारत का पार्टी तो है, अगर इनका कल्चर अलग है थोड़ा सा इनको रहने देते हैं अभी, है ना। हाँ, आज के सरकार में होता है तो ये लोग तुरंत मर्ज करके हटा देते हैं। यही चल रहा है देखो अब, है ना। अभी दादरा नगर हवेली को इन्होंने क्या किया, दमन दीव के साथ मर्ज कर दिया। और मुझे लगता है आने वाले समय में इसको हटा ही देंगे, मतलब ये यूटीज के रूप में इसको यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। माहे और कराईकल को बेसिकली, अब जैसे माहे है तो इसको केरला में मर्ज कर दो, कराईकल है तो इसको तमिलनाडु में मर्ज कर दो, है ना। यहाँ पे आपका यमन है तो जिससे लग रहा है बॉर्डर उसमें मर्ज कर दो, आंध्र प्रदेश में मर्ज कर दो, कोई मतलब नहीं है उतना। बट इनके जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करने के लिए बेसिकली किया जाता है। सेम पुर्तगीज के साथ भी हुआ, है ना। दमन दीव, गोवा, है ना, दादरा नगर हवेली, इनको क्या किया इन्होंने, अलग अलग यूटीज बना दिया या तो स्टेट बना दिया। आपको पता होना चाहिए गोवा भी पहले क्या था, यूटी था, यूनियन टेरिटरी। अच्छा, एक बेसिक और अंतर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है ना। जिसको नहीं पता होगा उसको वहाँ पे थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टेट की बात करें। देखो स्टेट का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि हमारे देश में देखो दो सरकारें होती हैं, जनरली दो सरकारें तीन होती हैं, बट मैं दो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक लोकल लेवल पे भी होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, कुछ एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है उसको बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। देखो इसके नाम में है क्या, यूनियन। सेंट्रल को क्या बोलते हैं, यूनियन। हम कहते हैं ना यूनियन मिनिस्टर, है ना। तो ये यू से मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब उसमें केंद्र का शासन होता है। इसीलिए हम आपने सुना होगा हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, हम लोग बोलते हैं, है ना। ठीक है। अब स्टेट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं राज्य सरकार या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा ये बेसिकली रन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जनरली हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं राज्य सरकार, ऐसे ही बोल देते हैं ना, राज्य सरकार बोल देते हैं, या स्टेट लेजिस्लेशन बोल देते हैं, जिसमें स्टेट गवर्न करता है। अब देखो केंद्र जो गवर्न करता है ना, ओवरऑल सबके ऊपर सुपरविजन करता है ना। जैसे अगर मान लीजिए यूपी है यहाँ पे, तो यूपी की गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली से बैठ के इसको सुपरविजन भी करती है। मतलब बहुत सारी योजना केंद्र सरकार लाती है जो यूपी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। बट यूटीज में किसी स्टेट का इंटरफेयर नहीं होता। यूटी में बस सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्ट रूल करती है, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें की जाती हैं यहाँ पे, और ये रूल्स जो है बस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, किसी स्टेट का इंटरफेयर नहीं होता है। तो आप पाएंगे देखो पुदुचेरी, है ना, यहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं। आप अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए है ना, जहाँ इलेक्शन नहीं, न्यू दिल्ली में इलेक्शन होता है। लेकिन आप देखो लद्दाख में नो इलेक्शन, दमन दीव में नो इलेक्शन, दादरा नगर हवेली में नो इलेक्शन, ठीक है। चंडीगढ़ में नो इलेक्शन, नहीं होते इलेक्शन यहाँ पे, देखो आप, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्या करती है, केंद्र सरकार इस पे रूल करती है ना। लेकिन गोवा बाद में, इसको यूटी था, इसको बाद में स्टेट बना दिया जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्शन होते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली अंडमान निकोबार देख लो, अंडमान निकोबार में इलेक्शन नहीं सुना होगा आपने, है ना। लक्षद्वीप देख लो, वहाँ पे भी आपने इलेक्शन नहीं सुना होगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है, क्यों? क्योंकि सब सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल करना है, तो वहाँ पे इलेक्शन की जरूरत है ही नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब इलेक्शन की जरूरत नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन क्यों होता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन पूरे देश के लिए होता है, उसमें पार्टियां चेंज होती रहती हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये जो यूटीज है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, दमन द्वीप की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हिब्ज उत तहरीर की। अब बेसिकली ये क्या है, देखो अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 45th नंबर का इंडिया का आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, अब ये लोग करते क्या है इनकी बात कर लेते हैं, है ना। जो हिज्ब उत तहरीर है, ये करते क्या है। ये लोग दोस्तों बेसिकली कैसा संगठन है जो कट्टरपंथी वाली है। मतलब हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं, हमारा ये धर्म ये कहता है आप लोगों को मारो, बाकी गैर हिंदुओं को गैर मुसलमानों को मार दो, ये कर दो, ऐसे ऐसे चीजें लोग सिखाते हैं, है ना। बेसिकली ये लोग करते हैं। अब ये कहाँ पे, तो ये यरूशलेम में है। कब बना था? 1953 में बना था। एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक, है ना। इस्लाम को ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। इनका जो मुख्यालय है ये लेबनान में है। इसका मैप देखेंगे, है ना, इसका हम लोग मैप देखेंगे। और ये लोग बहुत सारे बड़े बड़े देशों में फंक्शन करते हैं, यूके में करते हैं, यूएसए में करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अपने लोगों को फैला रखा है ना। तो ये भारत सरकार ने इसको कह दिया कि आतंकवादी संगठन है, हम इस पे बैन लगा रहे हैं। तो ये 45th देश बन गया, मतलब संगठन बना है जिसपे इंडिया ने प्रतिबंध लगाया। आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे मोहम्मद का नाम सुना होगा, लश्कर ए तैयबा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। तो बेसिक चीजें समझ के रखिएगा। अब देखो इजराइल के आसपास की चीज चल रही है, तो मैं इजराइल का आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सिनेरियो अभी समझा रहा हूँ, है ना। आपने सुना होगा कि अभी हिजबुल्लाह के पेजेस वगैरह फट गए थे, है ना, बहुत ज्यादा। देखो ईरान एक ऐसा देश है ना, आप इसको पाकिस्तान से कम मत समझो। क्यों? इसका रीजन बताता हूँ। इंडिया के थोड़े रिलेशन ठीक है इसके साथ, बट आप इसको देखोगे ना, मतलब ईरान ने भी बहुत सारे ऐसे संगठन बना रखे हैं जो सबके लिए सिरदर्द हो जाते हैं। जैसे जो हिजबुल्ला है लेबनान में, देखो आपसे ये एग्जाम पॉइंट से बात करो तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिजबुल्ला कहाँ का संगठन है, तो याद रखिएगा लेबनान, लेबनान देश में बेसिकली करते हैं। हमास फिलिस्तीन का है। ठीक है, हमास का नाम आपने सुना ही होगा आजकल में। ठीक है, हिजबुल्ला का नाम सुना होगा। और एक हुतीज, हुतीज रिबेलियन कहाँ के है, यमन में है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चार ऑर्गेनाइजेशन है, और एक बहरीन में है अल अस्तर, है ना। ये बेसिकली देखो जितने ऑर्गेनाइजेशन इस पे आपको दिख रही है वो सारे ईरान के द्वारा कहीं ना कहीं फंडेड किए जाते हैं, है ना। ये प्रॉक्सी चलाते हैं ईरान अपना, मतलब अपने देख लो, इन्होंने पाकिस्तान में भी एक प्रॉक्सी रख रखी है, अफगानिस्तान में भी एक प्रॉक्सी जीवा करके है, पाकिस्तान में भी रख रखी है इन्होंने। ठीक है, बट ये जो तीन चार ऑर्गेनाइजेशन इनके बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास, अलस्तर, और आपके हुतीज। और आपने पिछले, अगर आपने थोड़े से भी इजराइल के अगर युद्ध को थोड़ा सा भी मॉनिटर किया होगा तो आपको पता चला होगा हिजबुल्लाह का नाम, हमास का नाम और हुतीज का नाम। इन्होंने तो एक बार रॉकेट यहाँ से छोड़ दिया था, कहाँ पे, इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो इजराइल में इतनी सारी चीजें चल क्यों रही हैं, मतलब इतने ज्यादा सारे देश इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अगर मान लो इंडिया चाइना का वॉर हो जाए तो श्रीलंका इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लेगा, मालदीव तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, नेपाल इंटरेस्ट शायद ना ले, भूटान ना ले, बांग्लादेश ना ले, हो सकता है पाकिस्तान इंटरेस्ट ले ले, एक दो देश से ले सकते हैं। बट इजराइल के लिए इतने सारे देश इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखो एक पॉइंट है इसके पीछे। क्या पॉइंट है? देखो जब 1947 के आसपास ना लगभग लगभग सारे देश आज़ाद हो रहे थे, है ना। तो जब देश सारे आज़ाद हो रहे थे तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो इजराइल आज के टाइम का है, इनका ये बॉर्डर देखोगे पूरा ना, ये वाला बॉर्डर, ठीक है, इनको ये पूरा देखोगे तो ये इस 1947 के आसपास ना ऐसे थे, जिसमें व्हाइट वाला जो है ये थे क्या, ये थे जुइस। ठीक है, जुइस मतलब जो इजरायली हैं, इजरायली को समझो, बस इजरायली समझ लो, इजरायली लोग इतने थे, इधर इस एरिया में रहते थे। और जो ग्रीन है वो पैलेस्टाइन लैंड था, मुस्लिम मुस्लिम लैंड थे, मुस्लिम लोग रहते थे इसमें, है ना। तो 1947 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान लाया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम क्या करते हैं, एक मैप बना देते हैं, तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो, मैप बना देते हैं। तो इन्होंने ये मैप प्रपोज किया, ये वाला। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको बोला इजराइल को दे देंगे, और जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पैलेस्टाइन को दे देंगे। तो इजराइल ने कहा यार ये वाला जो एरिया है ये तो एकदम डेवलप है ही नहीं, हमें दे रहे हो आप एकदम, कोई मतलब ही नहीं है इस एरिया का। फिर भी इजराइल ने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। फ़लस्तीन ने बोला यार कुछ ज़्यादा एरिया दे दिया। तो अब हुआ क्या कि फ़लस्तीन कौन सी मेजोरिटी थी इसमें, मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो जो जो बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से बेसिकली क्या हुआ
कि जो इस्लाम धर्म को बेसिकली फॉलो करते, जैसे ईरान, सऊदी अरब, ये लोग बेसिकली इजराइल के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि ये ज्यूइश थे, है ना, मुस्लिम तो थे नहीं, तो इसके खिलाफ होते चले। जॉर्डन भी हो गया, सारे देशों जो बगल जितने भी मुस्लिम संप्रदाय को मानते थे आस पड़ोस के देश, सारे इनके खिलाफ हो गए। अब हुआ क्या, 1949 से लेके 1967 तक इनके बीच झगड़े चलते रहे। किसके बीच? इजराइल और फलस्तीन के बीच। इजराइल ने धीरे धीरे, इजराइल को समर्थन किसका था? यूएसए का, अमेरिका का, फिलिस्तीन को मुस्लिम कंट्रीज की, है ना। अब इन्होंने लड़ते 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 लड़ते, देखो आप, ये एरिया जो पहले यूनाइटेड नेशन में हुआ, किसको देना था? फलस्तीन को, ये कब्जा खत्म कर दिया। फिर आप देखोगे ये वाला एरिया, ये भी सिंक कर दिया। प्लस इसके अलावा देखोगे तो ये सब एरिया इधर के जितने थे ये भी सिंक कर दिया बहुत सारे। अब बात आती है ये जेरूसलम। अब देखो जेरूसलम को दोनों लोग क्या मानते हैं? अपना पवित्र प्लेस मानते हैं। फलस्तीन भी मानता है और इजराइल भी मानता है। तो उस समय यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर रहेगा, अभी आप लोग झगड़ा लड़ाई करोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे होते होते देखो 2005 में इसकी हालत कैसी हो गई। 2005 में इजराइल ने लगभग लगभग फलस्तीन को पूरा खत्म ही कर दिया है। देखो आप इधर से पूरा ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये पूरा कब्जा। और अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इजराइल ने आधा इधर से हमास को काट दिया है। हमास ने जितना कब्जा कर रखा था, ये वाला गाजा स्ट्रिप इसको बोलते हैं, ये वाला भी कब्जा लिया है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इजराइल के लड़ने की कहानी, ये रही है। उसने लड़े लड़के अपनी जमीन मतलब बचाई है। इसने एक साथ तो मल्टीपल सेक्टर से वॉर लड़े थे, मतलब जिसमें बहुत सारे देशों ने एक साथ इससे लड़ाई की थी, फिर भी ये जीते थे, इजराइल जीती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली नहीं कहानी है। हाँ, आगे चल के हम इसके मैपिंग वगैरह के बारे में समझेंगे कि ये है कहाँ, है ना। ठीक है, देखो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। तो हम इंडिया से अगर बात करें तो इंडिया से देखो इधर आता है ईस्ट में, है ना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाएगा। और आगे जब हम करंट अफेयर करेंगे तो उसमें मैपिंग हम लोग करेंगे। ये है इंडिया। आप इंडिया से देखोगे तो ये इधर आता है आपका इजराइल, है ना। यहाँ इजराइल है, उसके ऊपर लेबनान है, फिर सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, ठीक है, इजिप्ट है। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट से मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम मैपिंग करेंगे तो उसमें आपको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज की बात करेंगे दोस्तों। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज देखो 5 सेक्टर में जनरली मिलता है, ठीक है। लिटरेचर में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है और पीस में मिलता है ना, ठीक है। तो किसको किसको मिला, देखो ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको किसको मिला? लिटरेचर में याद रखिएगा, साउथ कोरियन ऑथर है, हान हान कांग, ठीक है, इनको मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटरेचर में किसको मिला है? तो हांगकांग को मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए किसको मिला है? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी मेडिसिन में बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ठीक है, इनको मिला है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और आपका जॉन एम जम्पर। और पीस की बात करें तो निहॉन हिदान क्यों को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखो पीस का हर साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ क्योंकि वो बड़ा मतलब ना एक इम्पोर्टेंट होता भी है। प्लस ये बहुत ही पीस का इसको दिया जाता है, देखो जो देश में शांति के लिए काम करता हो ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको पता होगा कि 1945 के आसपास ना, 1945 के आसपास के 1945 में ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम गिरे थे, ठीक है। सॉरी, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम गिरे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि लगभग पहली बार जब हिरोशिमा में गिरा ना, तो लगभग लगभग 1 लाख लोग मारे गए। और नागासाकी पे जब गिरा था लगभग 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, है ना। तो यहाँ पे लोगों को ना बहुत आहत हुआ, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बना दिया जिसको बोलते हैं हम निहोन हिदान क्यों। अब इन्होंने क्या कहा, इनका बेसिकली मेजर मेजर पर्पज ये था कि हम जितने भी न्यूक्लियर वेपन है वर्ल्ड के, वो हम नहीं चाहते कि रहें। आपने देखा होगा कि जापान की आज भी वही पॉलिसी है। क्या इन्होंने कह दिया कि हम कोई परमाणु हथियार बनाएंगे ही नहीं। मतलब जापान यूएसए से उन्होंने संधि वगैरह करके कह दिया कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, हम अपना कुछ भी बनाएंगे नहीं, आपका काम है हमारा ख्याल रखना। जैसे ये बच्चे की तरह ये ट्रीट करते हैं कि ये सन हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं छोटा ही रहूंगा, आप मेरी हमेशा केयर करोगे। ऐसी वाली सीन है, ठीक है। अब थोड़ी नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ी सी जान देते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन निहॉन जो बना था दोस्तों, वो 1956 में बना था। इसका पर्पज यही था कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को सारा खत्म कर दें। अब देखो नोबेल प्राइज की बात करें तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। डायनामाइट के इन्होंने आविष्कार किया था, और इन्होंने सोचा था कि जब आविष्कार किया तो उन्होंने सोचा कि यार जो मैं डायनामाइट बनाया हूँ उससे पत्थर तोड़ने के काम आएंगे। बट इनको नहीं पता था कि लोग देसी उड़ा देंगे, लोग को उड़ा देंगे, है ना।
तो ये थोड़ा सा इनको अपने आविष्कार पे बाद में थोड़ी सी ग्लानि भी होती है कि मैंने गलत चीज़ खोल दी, मतलब ये कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने फिर बेसिकली क्या कहा कि हम लोग नोबेल प्राइज देंगे, तो ये नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ। अच्छा याद रखिएगा, नोबेल प्राइज मरने पे नहीं दिया जाता है, नोबेल प्राइज जीते जी दिया जाता है। जैसे भारत रत्न हम क्या करते हैं, जीते हुए भी दे देते हैं, मरने के बाद देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यार भारत रत्न वगैरह ना मरने के बाद देने का मतलब नहीं होता है ना। जीते जी दीजिए, कम से कम उसको फील तो हो कि हमने देश के लिए कुछ काम किया, तो देश ने मेरे लिए भी कुछ किया, ठीक है। तो नोबेल प्राइज भी, नोबेल प्राइज के केस में सेम होता है, मतलब आपने अगर कोई काम किया है तो आपको जीते जी दिया जाएगा, मरने के बाद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम 3 लोग को नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण दिया जाता है, एक डिप्लोमा और एक सिक्का दिया जाता है, तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, वनडे एग्जाम से जनरली पूछता है, बाकी या तो कहीं नहीं पूछता है। तो पहली बार ये पुरस्कार कब चालू किया गया था, तो 1901 में ये चालू किया था, याद रखिएगा। 6 सीढ़ी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, तो ये वाला मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं अपडेट कर दूंगा, शायद अभी तक मुझे लगा शायद दिया नहीं किया इसमें, है ना। तो अभी इकोनॉमिक्स वाला थोड़ा लेट देते हैं लोग, ठीक है। तो ये वाला जब आएगा तो सीडी सेकंड में देती है, तो जब ये आएगा तो मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला भी बता दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए, एक और लास्ट लिस्ट, नॉट लिस्ट चलिए, तो एक लास्ट ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं, अब देखो शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो आप, है ना। तो भारत में अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें, लगभग 14 के आसपास है, आई थिंक, है ना। 3, 6, 9, 10, 11, 11 है, ठीक है। तो देखो शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, शास्त्रीय भाषाओं दोस्तों बस वो भाषाएं होती हैं जो लगभग 1500 से 2000 साल से बोली जा रही हैं, या तो उसका प्रमाण मिल जाता है हमें, है ना, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो ये सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, जैसे तमिल बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, कन्नड़ भी, मलयालम भी, उड़िया भी, मराठी भी, बंगाली भी, असमिया भी, ये सब सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और जितने मैंने अभी टिक किए हैं ना, ये सारे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगा, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में मिल जाएगा आपको। प्राकृत और पाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इसको अभी रिसेंटली हमने क्या कर दिया, असमिया के साथ ये तीनों को हमने क्या किया, ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब शास्त्रीय भाषाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे है क्या, 1500 से 2000 वर्ष तक मतलब पहले से बोली जा रही हूँ, है ना, ठीक है। और इसका कुछ मतलब हमारे पास विरासत हो, हमें कुछ साक्ष्य मिल रहे हो, ये होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान ग्रंथ होने चाहिए इसके, ठीक है। मूल साहित्य वगैरह इसके होने चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली सारे कंडीशंस होते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषाएं इंडिया में कितनी है या कौन कौन सी है, थोड़ा सा पता होने। तो वो साउथ की लगभग सब आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो उड़िया, उड़ीसा आ जाती है, फिर इधर आप बढ़ोगे तो मराठा आ जाता है, फिर बंगाली, असमिया, प्राकृत, पाली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, इसमें कुछ और फैक्ट है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।